मित्रों नमस्कार। ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। हम लोग देख रहे हैं यूरोप की मैपिंग। ठीक है, इसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ शहरों को देखा था, उसके बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम कुछ शहरों को देखेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सीधे हम लोग यूरोप में चलते हैं और एक एक देश के प्रमुख शहरों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे यूरोप के मैप में। सबसे पहले हम चलेंगे आपका आइसलैंड। आपको पता है आइसलैंड के बारे में जब हम लोगों ने चर्चा की थी तो आपको हम बताए थे कि जो ये आइसलैंड है आपका यहाँ पे है, ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, मैपिंग आप किए हैं, विधिवत समझ रहे होंगे कहाँ पे आइसलैंड है। इस आइसलैंड से जो क्वेश्चन आपका आ गया था उसको भी बता दें। सीधे क्वेश्चन पूछा था कि आर्कटिक वृत्त के दक्षिण कौन सा देश आता है, और उसमें आपके विकल्प में सही उत्तर आइसलैंड था, जिसकी की राजधानी रिकजिविक है। ठीक है, रिकजिविक है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त इसके जस्ट उत्तर में आपको मिलेगा, जस्ट उत्तर में, इसी से लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके जस्ट उत्तर में है। अभी यहाँ पे जो है गल्फ स्ट्रीम की धारा, अगर पीछे की क्लास आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जो गल्फ स्ट्रीम की धारा आती है यूरोपीय क्षेत्र में आकर के नॉर्वेजियन की धारा के रूप में बन जाती है। फिलहाल नहीं पढ़े हैं तो एक बार हम विश्व का मैप निकाल करके आपको उस चीज को बता देते हैं। ठीक है, इस चीज को बताने का प्रयास करते हैं विश्व के मैप में। चलिए, तो ये रहा आपका विश्व का मैप। जो गल्फ स्ट्रीम की धारा कही जा रही है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर विश्व के मैप में देखा जाए तो आपकी गल्फ स्ट्रीम जो आपकी मैक्सिको की खाड़ी से धारा चलती है। ठीक है, गर्म जल धारा है ना। ये गर्म जल धारा जब इधर पहुंचती है, पछुआ पवन की चपेट में आती है, तो आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ मुड़ जाती है। पश्चिम से पूर्व मुड़ने के क्रम में यही आती है आपकी नॉर्वेजियन। ठीक है, नॉर्वेजियन सागर की तरफ आती है और नॉर्वेजियन की धारा हो जाती है ना। आप देख रहे हैं कि यहीं पर आपका आइसलैंड है। ठीक है, फिर से इसको जूम करके हम दिखा दे रहे हैं, स्पष्टता हो जाए एकदम। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रहा। ठीक है, यहां से धारा आई नॉर्वेजियन सागर में, नॉर्वेजियन की धारा, और यहीं पर रूस का मुर्मुस्क बंदरगाह है जो कि ध्रुव पर होते हुए पूरा खुला रहता है। इसकी भी चर्चा हम लोगों ने नहीं की है तो आगे कर लेंगे। ठीक है, और ये गल्फ की धारा है, मैक्सिको की खाड़ी से आ रही है, गर्म जल धारा है। आइसलैंड इसके बगल में पड़ रहा है। ठीक है, और ये डेनमार्क के अधीन है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, है ना। तो ये धारा गर्म होने की वजह से ये क्षेत्र ध्रुव पर होने के बावजूद गर्म है। ध्रुव पर होने के बावजूद यह जो है गर्म है। दूसरी स्थिति यहाँ की बनती है कि आर्कटिक वृत्त के पास होने की वजह से, यानी 66.5 अंश पर होने की वजह से गर्मी के दिनों में, याद रखेंगे गर्मी के दिन में सूर्य उत्तरायण चला जाता है, तो यहाँ पर जो है सूर्य रात में भी दिखाई देता है, आधी रात को भी दिखाई देता है। कई सप्ताह तक सूर्य लगातार दिखाई देता है, जिसके कारण आप इसको, आइसलैंड को अर्धरात्रि के सूर्य के नाम से भी आप पुकार सकते हैं। बात ध्यान से समझेंगे, एकदम लॉजिक है ये। 66.5 अंश अक्षांश यानी आर्कटिक वृत्त के जितने भी देश हैं सब के सब मध्य रात्रि के सूर्य के रूप में जाने जाते हैं। कारण उत्तरायण में होने की वजह से पृथ्वी 23.5 अंश पे जो झुकाव है, तो सूर्य की किरणें जो तिरछा पड़ रही हैं वो इसके पीछे भी पड़ जा रही हैं, तिरछा झुकाव होने की वजह से। कभी इसको थियरी में हम लोग देखेंगे, इस चीज को सेशन पढ़ेंगे तो वहां पर एनिमेटेड देख लेंगे, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल इधर तक भी लाइट चली जाती है। तो ये नॉर्वे जो आपका 66.5 है, वो स्थान चाहे इधर हो या इधर हो, हर कंडीशन में जो है आपका वो लाइट पा रहा है। तो इसके चलते जो है वहां पर 66.5 पर गर्मी के दिनों में कई सप्ताह तक सूर्य दिखाई देता रहता है, और संध्या हुई कि फिर सुबह हो जाती है, आधी रात को भी सूर्य आपको दिखेगा। इसलिए इस क्षेत्र को मध्य रात्रि के सूर्य के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई होगी, है ना।
रिक्जविक जो है, ये आपकी जो रिक्जविक है, इसकी जो राजधानी है, कहें तो उत्तरतम राजधानी है, यानी विश्व में सबसे उत्तरी राजधानी आपकी है रिक्जविक। ठीक है, रिक्जविक विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है। इसके उत्तर कोई दूसरी राजधानी आपको नहीं मिलेगी, है ना। इसे हम स्मोकिंग वे के नाम से भी जानते हैं, स्मोकिंग वे। ठीक है, स्मोकिंग वे के नाम से भी हम इसे जानते हैं, यानी किसको, रिक्जविक को। ठीक है, तो ये रहा थोड़ी सी बात आपकी आइसलैंड से संबंधित। आइसलैंड के बाद जो है हम बात करते हैं सीधे डेनमार्क की। डेनमार्क की अवस्थिति आपने मैपिंग की है, बाखूबी इसको समझ रहे होंगे। जो अवस्थिति है वो एक तरफ से बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर, और दूसरी तरफ बाल्टिक सागर। इसके बीच एक संयोजन के रूप में है, संयोजक। ठीक है, इसलिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है इन देशों के साथ इधर व्यापार में, समुद्री मार्ग में बहुत काफी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी आपकी हो जाती है। इसमें कुछ द्वीप आते हैं, हालांकि द्वीप आपके यहाँ पे नहीं है फिर भी, ठीक है, या फिर आपको दिखा दे रहे हैं फिजिकल में। यहाँ पे आप जो है डेनमार्क में देखेंगे तो जॉटलैंड प्रायद्वीप है। ठीक है, आप देख रहे हैं जॉटलैंड है, कोपेनहेगन राजधानी है, जॉटलैंड प्रायद्वीप है, और इसके अलावा ये भी छोटे छोटे द्वीप है। ठीक है, कौन कौन से द्वीप स्पेशली हैं इसको जान लीजिए, हालांकि याद रखना बहुत जरूरी नहीं है। फुलेन द्वीप है, बर्नहोल्म है। ठीक है, कौन सा है, फुलेन है और वर्नहोल्म है। ठीक है, वर्नहोल्म द्वीप है। ये हो गया जॉटलैंड प्रायद्वीप हो गया, और भी बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं। इन सबका जो समेकन है वही आपका डेनमार्क है। ठीक है, जो डेनमार्क है वो आपका उन्हीं का समेकन है। ये विश्व में डेयरी उत्पाद के लिए, याद रखिएगा, डेयरी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है ये, यानी दूध से संबंधित सामग्री व उसके निर्माण, विक्रय, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कोपेनहेगन की बात करें इसकी, तो आप देख रहे हैं इसकी अवस्थिति जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य प्रवेश मार्ग में है ना। इसलिए कोपेनहेगन को हम बाल्टिक सागर की कुंजी कहते हैं। ठीक है, मार्ग देता है, रास्ता प्रदान करता है, तो इसकी कुंजी हो गई। जब तक ये ताला खुलेगा नहीं तब तक आप इस दरवाजे से होकर यहाँ नहीं जा पाएंगे। हालांकि जर्मनी जो है कील नहर यहाँ बना दिया है, प्रवेश दे दे तो यहाँ से प्रवेश हो जाएगा, लेकिन वो कृत्रिम निर्मित कील नहर है और ये जो है बहुत चर्चित समुद्री मार्ग है। ठीक है, तो उसे यानी कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा डेनमार्क जो है आपका दुग्ध निर्माण से संबंधित उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपका हो गया डेनमार्क। इसके बाद हम आते हैं नॉर्वे। नॉर्वे जैसे कि आप जान ही रहे हैं, आपका ये जो है स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र आपका है, इसके अंतर्गत आता है। स्कैंडिनेवियाई माउंटेन और आपका जोलन माउंटेन ये आपका यहाँ पर पाया जाता है। हम मैप में भी दिखा दे रहे हैं, क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए ये आपका स्कैंडिनेविया माउंटेन हो गया, फिर ऊपर से जो है जोलन माउंटेन। ये स्कैंडिनेविया नॉर्वे और स्वीडन के बीच डिवाइड कर रहा है। ये इसकी चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आज जो चर्चा कर रहे हैं इस देश की कर रहे हैं जो कि नॉर्वे है। नॉर्वे के बगल में देखें तो इससे नाम पड़ा हुआ है आपका नॉर्वेजियन सागर, यानी जो क्षेत्र है वो आपका नॉर्वेजियन सागर है। ध्रुवीय क्षेत्र में होने की वजह से ये क्षेत्र बहुत ही ठंडा है। ठीक है, शीत है। हालांकि नॉर्वेजियन धारा जो है यहाँ गर्म थोड़ा उत्पन्न करती है, लेकिन स्थलीय खंड इसका बहुत ठंडा है। ध्रुव पर होने की वजह से स्थलीय खंड ठंडा है। सागरीय जल तो नहीं जमेंगे, बात सही है, नहीं जमेंगे, क्योंकि उधर से नॉर्वेजियन धारा जो गल्फ स्ट्रीम धारा है ठंडी आ रही है। लेकिन स्थल खंड बर्फीली मिलेगी, स्थल खंड में बर्फ जम जाएगी। उस बर्फ के जमने की वजह से जो नदी बहती है
उससे पानी की बजाय बर्फ खिसका हुआ बहता है, बर्फ खिसकते हुए जो है बहता रहता है, जिसके कारण जो भी नदी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो नदियाँ आंध्र महासागर की तरफ जा रही, नार्वेजन सागर की तरफ जा रही हैं, इनसे मैक्सिमम जो आप पाएंगे कि बर्फ बह रहा होगा। और बर्फ जब बहता है किसी नदी में तो अपने साथ कुछ अवसाद लेके चलेगा, ठीक है, चट्टानी खंड को, टुकड़े को घिस करके काटते हुए लेके चलता है। अब आगे मुहाने पे जाके बर्फ तो गल जाएगा, क्योंकि सागरीय क्षेत्र जो आपका है वो तरल अवस्था में है, जमा तो है नहीं। गलते ही जो अवसाद है उसको वो छोड़ता जाएगा। तो जो नदी का मुहाना बन रहा है यहाँ पर, ऐसे तो हम लोग गंगा नदी की बात करें तो डेल्टा हो जाता है अवसाद जमा किए हुए, लेकिन इस बर्फीली नदी से, बर्फ की नदी से जो मुहाना बन रहा है वो आपका कहलाता है फियोर्ड, ठीक है। तो इधर के सभी देशों के बारे में ये बात सत्य है, जो ध्रुवीय क्षेत्र के जितने भी देश हैं उन सब के बारे में सत्य है। यानी आपको यहाँ पर फियोर्ड बहुत काफी मात्रा में मिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक फियोर्ड दिखा रहा है, वैसे तो फियोर्ड बहुत है यहाँ पे, ठीक है। तो फियोर्ड के लिए आप इसको याद रखिए, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप का भाग है आपका ये। दूसरी बात, यहाँ पे पेट्रोलियम और कोयला नहीं है, यानी खनिज तेल और कोयला जो है आपको नॉर्वे में नहीं है। तो भाई एनर्जी कैसे यूज करता है? सूर्य का प्रकाश भी नहीं वहाँ है, बहुत कम है। हालांकि सूर्य जो है आपके ग्रीष्म काल में कईयों हफ्ते तक उगे रह जाते हैं, मध्य रात्रि के सूर्य के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन लाइट वही है कि बहुत दूर लैंप जल रहा हो और उसको देख के हम जी रहे हों। सूर्य से इस क्षेत्र की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बस सूर्य की लाइट मिलती है, ऊर्जा बहुत कम मिलती है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी का भी बहुत बढ़िया प्रयोग ये नहीं कर पाएंगे, तो फिर करते क्या है? एनर्जी कहाँ से इनको मिलेगी? जो सागरीय क्षेत्र हैं, जो जल है, नदियां हैं, उन्हीं का प्रयोग, यानी जल संसाधन का प्रयोग ये ऊर्जा के रूप में करते हैं। बात इसको ध्यान समझिएगा, ताकि कभी बाय द वे नॉर्वे की जगह स्वीडन आए, फिनलैंड की बात आए तो हम इस चीज को समझ सकें, ठीक है। ये क्षेत्र जो है आपके जलीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें स्पेशली नॉर्वे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी जल संसाधन पर इस देश द्वारा जो है विशेष तौर पर जोर दिया जाता है, ठीक है। इसकी राजधानी जो आपकी है ओस्लो, यहाँ पे आप देख रहे होंगे राजधानी ओस्लो, ये भी एक नदी मुहाने से जुड़ी हुई है, यानी ये आपका फ्योर्ड पे है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। यानी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो एक फ्योर्ड पे है, और यहीं पर बगल में आपको मिल जाएगा उत्तरी सागर क्षेत्र के लिए निकलने का मार्ग, यानी यहाँ पर ये आपका एक पत्तन के रूप में भी कार्य कर रहा है, यानी एक सहारे जो है पत्तन भी है। इसके अलावा इसमें और भी क्षेत्र हैं, जैसे अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बर्गन, ठीक है, बर्गन क्षेत्र, या आपको बर्गन दिख रहा होगा, जूम कर देते हैं ताकि स्पष्टता हो जाए, आपके दिखने लगे, ठीक है। ये आपका ये बर्गन है, बर्गन शहर आप देख रहे हैं। अगर बात की जाती है, ये भी किसी न किसी फ्योर्ड से ही संबंधित होगा, है ना। मत्स्यन पत्तन है। अब मत्स्यन की बात जहां तक है, मत्स्यन के लिए अनुकूल स्थितियां कैसे बन जाती हैं? भाई यहाँ पर सागरीय क्षेत्र तो आपका पूरे नॉर्वे में कटा फटा है, मछली वहाँ के व्यवसाय के लिए बहुत बढ़िया होता है। अगर सागरीय क्षेत्र कटा हुआ हो, प्लेन कटा हुआ सागरी ना हो, ढाल तीव्र हो, तो सागरीय क्षेत्र में आप जाल से मछली नहीं मार पाएंगे। लेकिन अगर वही कटा फटा क्षेत्र है तो वहाँ पे जो है आप इजिली मछली मारने का काम कर सकते हैं, तो वो इसके अनुकूल है ना। तो बर्गन जो है ये आपका मत्स्य पत्तन के रूप में चर्चित है। नार्विक की बात करते हैं, ठीक है। नार्विक का अगर हम बात करें तो फिलहाल यहाँ पे जो है नहीं दिख रहा है इसमें, है ना। नार्विक आपके इस मैप में नहीं है, ठीक है। लेकिन नार्विक क्षेत्र की बात करें जो आपका इसमें है, लिख दे रहे हैं उस चीज को, नार्विक, है ना। जो नहीं है उसको नोट कर दे रहे हैं, नार्विक शहर। शीत ऋतु में नॉर्वे का लौह अयस्क का निर्यात नार्विक से होता है। यानी नार्वे की एक ऐसा बंदरगाह है जहां पर शीत ऋतु में
लौह अयस्क का निर्यात ये करता है। ठीक है, जैसी बात है उसके मुहाने तब जमे नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्वेजियन की धारा के चलते जो है वो पानी वहाँ का गला हुआ मिलेगा, बर्फ के रूप में नहीं मिलेगा, मुहाना जमेगा नहीं। ठीक है, तो नार्विक जो है शीत ऋतु में लौह अयस्क का निर्यात करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम बात करें नार्विक के अलावा ड्रॉन्डेम शहर आता है, ड्रॉन्डेम। ठीक है, ड्रॉन्डेम है ना, ड्रॉन्डेम शहर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रखा हुआ है ड्रॉन्डेम शहर। ठीक है, ड्रॉन्डेम, ड्रॉममेन है ड्रॉन्डेम। ठीक है, हालांकि ड्रॉममेन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कागज उद्योग के लिए ऐसे क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध हो जाते हैं, इसके भी पीछे वजह है। कनाडा आप जाएंगे तो वहाँ पर कागज उद्योग के लिए बहुत चर्चित है। ध्रुवीय क्षेत्र में जो कागज बनते हैं वो मुलायम घास, मुलायम पौधों के वृक्षों से जो है आप पौधों से जो है, यानी मुलायम घास हुआ, मुलायम पौधे हुए, उनसे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग पेपर निर्माण में जो है अनुकूल होती है। तो ऐसे क्षेत्र में ठंडा होने की वजह से इस तरह की मुलायम वनस्पतियां ज़्यादा मात्रा में मिलती है, इसलिए कागज उद्योग यहाँ विकसित हो जाते हैं। तो ड्रॉन्डेम जो है यहाँ का कागज उद्योग है। इसके अलावा ओदा और अर्दल। ठीक है, ओदा और अर्दल भी आपको इसमें फिलहाल नहीं मिलेगा। ठीक है, नाम नोट कर लीजिए, ओदा और अर्दल, है ना। ये किस लिए जाना जाता है, ओदा और अर्दल एल्युमिनियम क्षेत्र है, एल्युमिनियम से संबंधित आपका क्षेत्र है। इसके अलावा आता है स्टेवेंजर। स्टेवेंजर यहाँ पे आप देख सकते हैं, बर्गन को अभी आपने मत्स्य केंद्र देखा, बगल में स्टेवेंजर है। स्टेवेंजर कार्ड मछली के लिए जाना जाता है, कार्ड। और ये बताने की जरूरत हमें नहीं है कि ये भी एक फ्योर्ड पे होगा, क्योंकि इधर जितने शहर है सब फ्योर्ड पे ही बसे हुए हैं। ठीक है, तो स्टेवेंजर जो है आपका कॉड मछली के लिए जाना जाता है। हांगसुड आपका यहाँ पे फिलहाल नहीं है, हांगसुड ऊपर भी नहीं होगा, हांगसुड। ठीक है ना, देखिए कार्ड मछली के स्टेवेंजर जाना जा रहा है। हांगसुड जो है हेरिंग मछली के लिए जाना जाता है, हेरिंग। हेरिंग ये नामकरण क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हेरिंग मछली जो है बहुत मात्रा में पाई जाती है, उसी के आधार पर हेरिंग मछली के रूप में जाना जाता है ये। ठीक है, लोमफॉन्टेन द्वीप आप यहाँ पर उत्तर आप देख सकते हैं, ये भी आपका एक द्वीप क्षेत्र है। ठीक है, लोमफॉन्टेन द्वीप नॉर्वेजियन धारा के कारण भाई जमा तो नहीं रहेगा, ये अलग बात है। ठीक है ना, ये कार्ड मछली के लिए जाना जाता है, लोमफॉन्टेन द्वीप कार्ड के लिए, कार्ड मछली यानी कॉड मछली के लिए आपका लोमफॉन्टेन हो गया, स्टेवेंजर हो गया। ठीक है, और आपका हेरिंग मछली के लिए हांगसुड हो गया। मत्स्य के लिए एक और आपका जो है बर्गन है, ये जो है मत्स्य के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं फिनलैंड की। इसके बाद हम इसी के पड़ोसी देश तो नहीं कहेंगे, बीच में स्वीडन है, उसके बाद जो है आप फिनलैंड पे आ जाइए। फिनलैंड की स्थिति अगर आप देखें, गौर करें, तो आपको मिलता क्या है कि एक तरफ जो है बोथनिया की खाड़ी है और दूसरी तरफ फिनलैंड की खाड़ी है, और एक तरफ रूस पड़ा हुआ है, एक तरफ जो है नॉर्वे लगा है और एक तरफ स्वीडन लगा है। ठीक है, यानी ये नॉर्वे से भी लगा है, स्वीडन से भी लगा है, रूस से लगा है, दक्षिण में जो है आपका फिनलैंड की खाड़ी है और पश्चिम में जो है बोथनिया की खाड़ी है। इसके बीच आपका अवस्थित है कौन है, फिनलैंड। देखने में ऐसा लगता है कि अगर ऊपर से देखा जाए तो इतनी झीलें हैं यहाँ पे कि बहुत सुंदर दृश्य व्हाइट कलर का दिखेगा। क्यों व्हाइट कलर का दिखेगा, अगर ये भारत में झीलें होती तो उसका कलर दूसरा होता। यहाँ पर कलर बदलने की वजह है कि ज्यादातर तो ग्लेशियर है, ठंडे क्षेत्र में होने की वजह से पानी यहाँ का जमा हुआ है ज्यादातर। ठीक है, तो इसलिए जो है ये झील जो है आपको बहुत सुंदर सफेद कलर की यहाँ पे दिखेगी, और इन्हीं झीलों की अधिकता के कारण वन एवं झीलों का देश आपका ये कहा जाता है, वन एवं झीलों का देश। ठीक है, वन एवं झीलों का देश आपका ये कहा जाता है फिनलैंड। ठीक है, लेक्स रेंज आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, झीलों का जो है एक बहुत बड़ा समूह है ना, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, हेलेंस्की, हेलेंस्की। अब हेलेंस्की की जहाँ तक बात है राजधानी के रूप में,
अभी आपने देखा कि विश्व की उत्तरतम राजधानी जो है वो रिकजविक है, आइसलैंड की राजधानी। हेलेंस्की जो है दूसरे विश्व की उत्तरतम राजधानी है। ये हेलेंस्की जो देख रहे हैं ये दूसरी, जो फिनलैंड की खाड़ी पर है, दूसरी विश्व की उत्तरतम राजधानी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या पता नॉर्वे हो या फिर आपका स्टॉकहोम हो, तो ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं नॉर्वे उसके नीचे पड़ जा रहा है, उसके नीचे आपका जो है स्टॉकहोम भी पड़ जा रहा है, यानी ये दोनों तो नहीं मिले। हेलेंस्की है, रूस का मॉस्को काफी नीचे है, कनाडा की राजधानी भी यही आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये, यानी कि फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की विश्व की दूसरी सबसे उत्तरतम राजधानी है। इसके बाद हम लोग यहीं पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं, आपका स्वीडन की, ठीक है। तो स्वीडन आपके सामने ये ओपन है, ठीक है। स्वीडन की पोजीशन क्या है इसको भी बता देते हैं। स्वीडन, स्वीडन के एक तरफ देखें तो आपका जो है नॉर्थ सी से लगा हुआ है, जो कि आपका नॉर्वे और डेनमार्क के मध्य थोड़ा सा स्पेस मिलता है। इधर कोपेनहेगन वाला क्षेत्र आपका ये सागरीय क्षेत्र है और बाल्टिक सागर है, फिर जो आपका बोथनिया की खाड़ी है इसके बीच में, और एक तरफ सीमा लगा रहा है नॉर्वे की और एक तरफ लगा रहा है फिनलैंड की। इसके बीच में जो है आपका अवस्थित एक शहर जो आपका है देश स्वीडन है। राजधानी स्टॉकहोम है, ये बाल्टिक सागर के तट पे है स्टॉकहोम, ठीक है। नॉर्वे बेफिन लैंड के जो है, बेफिन नॉर्वे और बेफिन लैंड के जो है बीच में आपका पड़ता है बेफिन की खाड़ी, ठीक है। एक मिनट, फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड बोथनिया की खाड़ी आपका पड़ेगा, नॉर्वे और बोथनिया की खाड़ी के बीच में आपका अवस्थित है। बेफिन लैंड है, ठीक है, बेफिन क्षेत्र है तो अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो स्टॉकहोम की बात करें, ये सागर का सौंदर्य के नाम से जाना जाता है। स्टॉकहोम जो उपनाम इसके दिए जाते हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कभी भी प्रश्न के लिए। स्टॉकहोम जो है ये सागर का सौंदर्य उपनाम दिया जाता है, सागर का सौंदर्य, ठीक है, सौंदर्य के नाम से इसको कहा जाता है, ठीक है। जलपोत निर्माण यहाँ होता है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। स्टॉकहोम जलपोत निर्माण मैचिंग के लिए आ जाता है, सीधे पूछता है कौन जो है मैचिंग सही नहीं है उसके निर्माण के रूप में, तो जलपोत निर्माण को यहाँ पर याद रखेंगे, इस चीज को जरूर नए क्वेश्चन में आपके बन सकते हैं, ठीक है। स्टॉकहोम जलपोत निर्माण, यहीं पर आप देखेंगे किरुना, ये एक किरुना शहर। अब किरुना क्यों बता रहे हैं, किरुना शहर थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, स्पष्ट दिखाई देने लगे, ठीक है। ये है आपका किरुना, है ना। किरुना जो है टोरने नदी के तट पे है, ये आपकी टोरने नदी है किरुना, ठीक है। और ये टोरने नदी जो है एक तरफ फिनलैंड और एक तरफ स्वीडन के बीच जो है बाउंड्री बनाती है। स्वीडन और फिनलैंड के बीच बाउंड्री बनाने का काम करती है टोरने नदी, ठीक है। किरुना का महत्व क्या है, पहली बात तो टोरने नदी के तट पे बसा हुआ है, दूसरी बात यह लौह खनिज निक्षेप के लिए जाना जाता है। ये किस लिए जाना जाता है, लौह खनिज निक्षेप के लिए, ठीक है। यानी किरुना से स्वीडन जो है लौह खनिज प्राप्त करता है, ठीक है। टोरने नदी के बारे में बता ही दिए कि आपका इन दोनों के बीच बाउंड्री बनाते हुए बोथनिया की खाड़ी में जो है आकर के अपना मुहाना बना लेती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक शहर आता है इसका गैलीवेट, ठीक है। तो गैलीवेट देख लेते हैं है भी या नहीं इसमें। गैलीवेट फिलहाल नहीं है, है ना। गैलीवेट के बारे में जान लीजिए, गैलीवेट क्या है, किस लिए महत्वपूर्ण है। गैलीवेट, है ना, गैलीवेट क्या है यहाँ पर, गैलीवेट में मैग्नेटाइट लौह खनिज निक्षेप यहाँ पर है। कौन सा, मैग्नेटाइट, है ना, मैग्नेटाइट लौह खनिज निक्षेप के लिए आपका गैलीवेट स्वीडन का जाना जाता है। गोटेनबर्ग है यहाँ पे, गोटेनबर्ग यहाँ पे आप फिलहाल गोटेबर्ग यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है, गोटेबर्ग, है ना। गोटेबर्ग किस लिए जाना जाता है,
गोटेबर्ग जो है ये जहाज निर्माण के लिए जाना है। मैचिंग इसकी जरूर याद रखेंगे, कौन जहाज निर्माण के लिए, पोत निर्माण, ये तो जरूर याद रखेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन जहाज निर्माण से संबंधित है, मैचिंग से संबंधित आया हुआ है 100%। ठीक है, तो गोटेबर्ग जो है जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है। एकिला स्टूला, एक शहर आपका मिलता है, एकिला स्टूला नहीं है, ठीक है, एकिला स्टूला, ठीक है। एकिला स्टूला को स्वीडन का शेफील्ड कहते हैं, शेफील्ड। एकिला स्टूला को स्वीडन का शेफील्ड कहते हैं। आखिरकार शेफील्ड क्यों चर्चा में है? कटलरी उद्योग के लिए, ठीक है, सजावट उद्योग के लिए, कटलरी उद्योग के लिए, इन सब के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है शेफील्ड। और उसी प्रसिद्धि के कारण एकिला स्टूला को स्वीडन का शेफील्ड कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेन में। स्पेन चले आइए, ठीक है, आपका यहाँ पर है, जो कि अवस्थिति के हिसाब से देखा जाए तो एक तरफ वे ऑफ विस्के, आंध्र महासागर, ठीक है, और फिर जो है पुर्तगाल मिल जाएगा, फ्रांस मिल जाएगा, और दक्षिण में जो है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका से अलग कर रही है, ठीक है। गल्फ ऑफ लियोन्स इधर आपकी पड़ जाती है। बेलारिक आइलैंड जो है इसका एक द्वीप भी आपका यहाँ पर पड़ता है। हम बात कर रहे हैं इस स्पेन की। राजधानी मैड्रिड है, आप देख रहे हैं इसको, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ठीक है। टैगस नदी से नहीं संबंधित है, दिख रहा है कि ये टैगस नदी से संबंधित है ना। तो वास्तव में टैगस या तेजो नदी पर पुर्तगाल का लिस्बन है, लेकिन जब ये आ रही है तो आप देख रहे हैं टैगस नदी इधर है, ये एक सहायक नदी है, ठीक है, इसकी टैगस की एक सहायक नदी है। इस नदी का क्या नाम है? जो सहायक नदी है इसका नाम क्या है? विस्टेमा, ठीक है, इसका नाम है विस्टेमा, विस्टेमा। इस विस्टेमा नदी पर आपका बसा हुआ है स्पेन का मैड्रिड शहर, जो कि स्पेन की राजधानी है। कौन सी नदी है? विस्टेमा, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। यहीं पर आपको बिलबाओ मिल जाएगा, ये आप देख रहे हैं, नहीं बिलबाओ, बिलबाओ फिलहाल बिलबाओ नहीं, यही है, ठीक है, बालडाओ है, एक मिनट, बिलबाओ ये है आपका, ये रहा बिलबाओ, है ना। बिलबाओ की स्थिति देखा जाए तो आपका विस्के की खाड़ी में है, ठीक है, विस्के की खाड़ी से संबंधित आपका है बिलबाओ। किस लिए जाना जाता है? हेमेटाइट लौह अयस्क निक्षेप के लिए, हेमेटाइट, है ना, हेमेटाइट, हेमेटाइट लौह अयस्क निक्षेप के लिए आपका बिलबाओ जाना जाता है। एक शहर आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ तट पर, काडीज, इधर आपका भूमध्य आंध्र महासागरीय क्षेत्र है, काडीज। काडीज जो है कार्क उद्योग के लिए जाना जाता है, कार्क उद्योग के लिए, है ना, कार्क। अब पूरा ये पेनिसुला जो है ये आपका आइबेरियन पेनिसुला है, जिसमें दो देश आपके हैं, कौन कौन से? पुर्तगाल है और स्पेन है। तो काडीज को याद रखेंगे, कार्क उद्योग। कार्क क्या होता है? अगर आप थोड़ा सा पुराने समय में जाएं तो नूरानी तेल देखे होंगे, और नूरानी तेल के ऊपर एक लकड़ी की जो है ठेठी लगी रहती थी उसको बंद करने के लिए, वो आपका होता है कार्क, ठीक है। तो उसी तरह कार्क उद्योग के लिए आपका ये काडीज जाना जाता है, ठीक है, वो कार्क है। चलिए अगले देश की बात हम लोग करते हैं, फ्रांस में अंडोरा की आते हैं। अंडोरा देखिए आपका यहाँ पर, इसको भी छोटा देश के रूप में एक याद रखेंगे, एक तरफ स्पेन है, दूसरी तरफ जो है आपका फ्रांस है, उसके बीच में एक छोटा सा देश अंडोरा, अंडोरा ला विले जिसकी राजधानी है, ठीक है। इस छोटे देश को आप याद रखेंगे, पेरेनीज घाटी में, क्योंकि आपको पता है कि फ्रांस और स्पेन के बीच में पेरेनीज पर्वत श्रेणी पड़ रही है, तो इसी पेरेनीज पर्वत श्रेणी में जो है पेरेनीज घाटी में आपका अवस्थित है अंडोरा ला विले, ठीक है। फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस आपका थोड़ा सा बड़ा दिखता है, यहाँ पे आपका है, ठीक है, ये आपका फ्रांस है। अवस्थिति एक तरफ अगर हम फ्रांस की अवस्थिति की बात करें तो विस्के की खाड़ी हो जाता है, ये इंग्लिश चैनल से यूके से अलग है। अब फिर इधर आ जाएंगे तो आपका जो है
डोवर जल संधि है जो आपको जोड़ रही है उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल से। एक तरफ आपका स्पेन लगा है, इसी में अंडोरा मिलेगा। इधर गल्फ ऑफ लियान्स है, लिगुरियन सागर से लगा है। ये आपका इटली से लगा हुआ है, स्विट्जरलैंड से लगा है और फिर जर्मनी से लगा है। इसी पे एक और देश मिलता है लग्जमबर्ग, ठीक है। और फिर बेल्जियम से आपका ये लगा हुआ है। इसके बीच में आपका ये फ्रांस अवस्थित है। राजधानी इसकी है पेरिस। आप देख रहे हैं ये नदी है सीन, ये पूछा हुआ है, नदी पूछा हुआ। फ्रांस की राजधानी किस नदी के तट पर है, इसकी मैचिंग क्वेश्चन में आपकी आ चुकी है। और इसके मुहाने पर ले हावरे है, ले हावरे बंदरगाह भी है, क्षेत्र जो है ले हावरे इसके मुहाने पर है। पेरिस के बारे में जाना जाता है फैशन डिजाइन के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। ये फैशन डिजाइन के लिए आपका विश्व प्रसिद्ध है। वायुयान, इंजीनियरिंग और मोटर गाड़ी इन सब के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद इसी में शहर आपको मिलेगा लीले, है ना, लीले शहर मिलेगा। नहीं दिख रहा, लीले, लीले कुछ दिखेंगे, कुछ छोटे शहर हैं जो नहीं मिलेंगे आपको। एक कपड़ा जानते हैं आप लोग लिनेन, काफी महंगा होता है, काफी आरामदायक होता है। उस लिनेन कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है लीले। और कहें कृत्रिम वस्त्र के लिए ये स्पेशली जाना जाता है लीले, यानी फ्रांस का लीले जो है कृत्रिम वस्त्र के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे फ्रांस के लीले को कृत्रिम वस्त्र के रूप में, ठीक है। एक शहर हम लोग बात करते हैं जो कि आपका मुश्किल है मिलना फिलहाल, नाम उसका है डनकिर्क। ये आपका है डनकिर्क, ये शहर है डनकिर्क, ठीक है। डनकिर्क किस लिए जाना जाता है, लौह इस्पात उद्योग है फ्रांस का। क्या है, लौह इस्पात उद्योग, है ना। डनकिर्क जो है ये आपका लौह इस्पात उद्योग है। चलिए अगला शहर हम लोग देखते हैं इसमें फ्रांस में, जो कि आपका कौन सा होगा, थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं आप याद रखेंगे। लॉरेन की बात करते हैं, लॉरेन, ठीक है। लॉरेन जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पे, लॉरेन फ्रांस का फिलहाल नहीं दिख रहा है, नाम नोट कर लीजिए आप, लॉरेन, ठीक है। लॉरेन, लॉरेन शहर फ्रांस का किस लिए जाना जाता है, ये भी आपका लॉरेन हुआ या लॉरेन सार हुआ, लॉरेन कह लीजिए या आप लॉरेन सार कह लीजिए, दोनों को एक साथ जोड़ करके देखिए, ठीक है। यानी लॉरेन सार, इन दोनों को एक साथ देखिए। इसी को ही नहीं, जो है आपको पीछे जो बताएं शहर डनकिर्क, ये सब जो है आपके लौह इस्पात के लिए, ये दोनों शहर स्पेशली आप याद रखिएगा, लौह इस्पात, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है लियान विलेज, ठीक है, लियान विलेज भी आपका इसी में मिलेगा। लियान विलेज बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, छोटे शहरों में लियान विलेज जो है ये भी आपका लौह इस्पात के लिए जाना जाता है, ठीक है। बोर्डियास का नाम तो सुने ही है, नैनटास, उससे पहले नैनटास आप देख लीजिए, नैनटास आपका यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, ये आपका है ना। नदी जो है आप देख लीजिए, नैनटास किस नदी पे है, इसकी चर्चा भी हम लोगों ने की है, ठीक है, लॉयर होगा, है ना। तो फ्रांस, हाँ ये है आपका नैनटास, आपका इधर मिल जाएगा, है ना। तो आप चलिए आ जाइए यहाँ पे नैनटास, ठीक है, ये आपका है लॉयर। ये यानी नैनटास जो है कागज उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसलिए नैनटास कागज उत्पादन, ठीक है ना, कागज उत्पादन के लिए जाना जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें नैनटास के बाद बोर्डियोक्स, गरोन नदी के तट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, गरोन नदी पे ये आपका है। मैपिंग में हम आगे बता चुके हैं कि ये शराब उत्पादन के लिए, ब्रांडेड शराब आपकी यहाँ से बनती है, ठीक है। तो ब्रांड यहाँ से मिलते हैं गरोन नदी के तट पर शराब उद्योग के लिए। शैंपेन और बोर्डो शराब के लिए आपका फ्रांस प्रसिद्ध है, शैंपेन और बोर्डो नाम भी सुने होंगे शैंपेन, ठीक है। लियोन्स पे आइए, लियोन्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है आपका
बात करें लियोन्स की तो आपको एक नदी बताए थे जेनेवा से निकली हुई, ठीक है, रोन नदी, है ना, जो कि मुहाना बनाई थी कहाँ पर, गल्फ ऑफ लियोन्स में। और यहाँ पर जो है आपका एक मैदानी क्षेत्र नागिव डॉक का मैदान बना था, है ना। तो उस लियोन्स की हम बात कर रहे हैं। ये साओजा और रोन नदी के संगम पे है। यहाँ पे संगम नहीं दिखाया गया है, हालांकि साओजा नदी एक है और रोन नदी है, ठीक है। इन दोनों नदियों के संगम पे आपका बसा हुआ है लियोन्स, ठीक है। रेशम उत्पादन के लिए आपका जाना जाता है। इसके बाद आता है मार्शल्स, ठीक है। मार्शल्स, अगर हम मार्शल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्शल, है ना। मार्शल किस लिए जाना जाता है, तेल शोधन और पोत निर्माण। यहाँ का पोत निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है। मार्शल जो है पोत निर्माण के लिए जरूर याद रखेंगे, ठीक है। टुलुज, यहीं पे आपका एक शहर है टुलुज, है ना। टुलुज अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पे है, गरोन नदी की सहायक नदी है, उससे संबंधित है टुलुज। लड़ाकू विमान के लिए जाना जाता है, लड़ाकू विमान, ठीक है। ये आपका लड़ाकू विमान के लिए टुलुज जाना जाता है। 3 शहर और हम याद रखेंगे, अल्सेज, वाससजेज, ठीक है। उस शहर को हम लिख दे रहे हैं ऐसे ही, अल्सेज, वाससजेज, वाससजेज, वासजेज, वाससजेज, ठीक है। वाससजेज आप याद रखिए। नारमेडी, नारमेडी, ये 3 शहर आप याद रखेंगे। ये तीनों के तीनों शहर जो है आपके सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है ये क्लास हम यहीं रोक रहे हैं, है ना। और नेक्स्ट क्लास में कुछ शहरों को और हम लोग जो बचे हुए हैं उसको देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास।